हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो हम एमएनएम के शॉर्ट नोट्स करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? एमएनएम, ठीक है, मैग्नेटिज्म मैटर। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम लगा एमएनएम। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म मैटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? ठीक है, तो वो हम लिखते हैं एम इंटू टी, है ना। एम क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ, कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। इट माइट सरप्राइज यू दैट डी और जो लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट है इसमें हल्का सा फर्क होता है। ये जो डी होता है ये 5/6 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट होता है। ठीक है, दोनों तरफ L/12 L/2 का एंड करेक्शन होता है। कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक मूवमेंट व्हेन बार मैग्नेट इज कट। जब बार मैग्नेट को कट करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या होता है? इसे याद रखने वाली बात नहीं है, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात बन जाती है यहाँ पे हमारे पास। अगर हमारे पास इस तरीके से एक बार मैग्नेट है और उसको आप बीच में से इस तरीके से कट करते हैं तो जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, बस डिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इस इंडिविजुअल बार मैग्नेट के लिए वो m/d/2 हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कट कर देते हैं तो डिस्टेंस सेम है, बट जो ये पोल स्ट्रेंथ होती है हमारी वो m/2 हो जाती है। समझ रहे हैं बात को आप? क्योंकि आधा कट गया ना पोल। ठीक, तो इन दैट केस आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m/2 इंटू टी हो जाता है। इज दैट ओके? और बहुत बार इनको ज्वाइन करके प्लेस कर देते हैं, तो उसमें प्लेस करते समय ये ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में कि आगे पीछे तो नहीं प्लेस कर दिया, साथ में प्लेस किया करना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कि एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो उसके लिए हमें एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वाला रिजल्ट याद होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है और उसकी वजह से आप एक्सिस वाला पॉइंट लो और ये वाला पॉइंट हो, तो आपको एक्सिस पे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड K2p/r³ होती है, और इस पॉइंट पे आपको पता है K-p/r³ होती है। तो जब हम लोग बार मैग्नेट के लिए देखते हैं तो भी सेम सी सिचुएशन ऐसी आती है हमारे पास कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, तो पी पॉइंट पे जो एक्सिस वाला पॉइंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है के की जगह बस μ0/4π आ जाता है 2m/r³। और जो क्यू वाला जो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हमें समझ आता है कि फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है μ0/4π -m/r³। m जो है वो इधर की तरफ हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है। इज इट फाइन? ठीक है। अगर बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो तो बार मैग्नेट क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है m×b। एग्जैक्टली p×e वाला रिजल्ट है। mb sin थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। और डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन इज टू अलाइन क्या? m अलोंग b। मैग्नेटिक मूवमेंट को b के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने के लिए उसकी डायरेक्शन होती है टॉर्क की। पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो वो जाता है -m.p विच इज -mb cos थीटा। इसमें ऑब्वियसली एक अजम्पशन है कि जब परपेंडिकुलर है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। ये अजम्पशन कभी हम हिला भी सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके चेंज इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप जीरो कहीं भी डिफाइन कर दो उससे चेंज में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, यू विल हैव टू चेंज द सीट देन मे बी। आज पहली बार हुआ है क्या ये?
अलग तो हमेशा से यही थी ना, लाइट तो ना बदली गई है। ओके पता नहीं, तेरे को सीट चेंज करना था, कर ले, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। एक ये छोटा सा कहानी हमारे सामने एक और प्रश्न आता है इस तरीके का कि अगर सपोजिटली वी हैव अ सिचुएशन वेयर देयर आर टू मैग्नेटिक डाइपोल्स, और दो मैग्नेट एक दूसरे पे किस हिसाब से फोर्स लगाती हैं, तो वो अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो अगर इस मैग्नेट को आपने इस तरीके से प्लेस किया तो जो फोर्स है वो किस तरीके से हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला जो हो जाता है वो जाता है μ0/4 पाई 6m1m2 अपॉन r⁴। Now this might be a little confusing for a lot of people. Why? Because ये जो 6 और r4 कहां से आ गया, तो एक्चुअली में इसका रिजल्ट ऐसा कुछ होता है कि यार अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है कुछ, तो आप ये बोलते हो कि जो फोर्स होगी वो mdB/dx हो जाएगी। इस तरीके से हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कहीं निकल के आती है बात, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो वो m1 इंटू जो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उस तरीके से आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड 2m/r³ था, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 6 आ जाता है ऊपर r³ का डेरिवेटिव में, इस तरीके से निकल के आ जाती है कहानी। इन दिस केस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन वही, आपको नॉर्थ और साउथ पोल पास में, तो कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। डायरेक्शन इस तरीके से पता चल जाएगी हमें। तो ये हमारे पास बार मैग्नेट वाली कहानी समझ आ गई। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि बार मैग्नेट्स किस तरीके से बिहेव करती हैं, क्या कहानी रहती है। अगला जो पॉइंट है वो हम कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को कहीं पे सपोजिटली हिंज करके छोड़ें, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, और जो साउथ पोल है साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि एक नॉर्थ पोल इज नॉर्थ सीकिंग पोल एंड साउथ पोल इज साउथ सीकिंग पोल, ऐसे कुछ फीलिंग है। एंड द रीजन फॉर दिस वी अंडरस्टैंड इज कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ के अराउंड मतलब एक पूरी मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं किसी तरीके से ऐसे कुछ प्रोड्यूस हो रही होती है। सॉरी, ठीक है। Now the question in front that arises between us is there are two angles अर्थ मैग्नेटिज्म में जो मैथमेटिकली जो चीज रेलेवेंट हो जाती है। एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप होता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहता है कि अगर इस पॉइंट पे दिस डायरेक्शन इज साउथ सपोजिटली, या लेट्स से दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, हाँ ये नॉर्थ सही है, एंड दिस इज साउथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए थी, बट वो साउथ टू नॉर्थ होने की जगह हल्के से एंगल पे होती है। तो बेसिकली एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोल देते हैं उस पॉइंट पे। इज दैट ओके, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोल देते हैं उस पॉइंट पे। एंड ये जो एंगल है आपका, सो बेसिकली बहुत बार बोल देते थे ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, मतलब ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, ऐसे कुछ। तो इनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल हम लोग बोल देते हैं, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच वाला जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम नोटिस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, वैसे पॉइंट करने की जगह, मतलब जो साउथ टू नॉर्थ जा रही है ऐसे पॉइंट करने की जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे पॉइंट करती है, थोड़ा सा अर्थ के अंदर घुस रही होती है। तो जितने एंगल से वो नीचे जा रही होती है, ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और एंगल ऑफ डिप जो होता है, अगर मैं उसकी tan की वैल्यू निकालूं, tan ऑफ फाई, तो जो एंगल ऑफ डिप है उसका tan फाई अगर मैं निकालता हूं तो वो BV/BH हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, उस पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है डिवाइड बाय जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, tan फाई वैल्यू हो जाती है उस पॉइंट पे। अगर एंगल ऑफ डिप की बात की जाए एट इक्वेटर,
तो जो एंगल ऑफ डिप है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर पे जो आपका व्हाट डू कॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन से। और पोल पे जब आप देखोगे, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसा आएगा, तो पोल पे जो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकली जा रही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल पे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमें समझ आने चाहिए, पता होने चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही इसी बात को यूज करता हुआ एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नाम की चीज होती है, जिसमें एक हमारे पास ऐसे कुछ लूप है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, बीच में एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्थ साउथ प्लेन में है, और यहाँ पे हमारी एक मैग्नेट जो है, अगर हम छोड़ देंगे वो मैग्नेट तो इधर की तरफ पॉइंट करेगी, नॉर्थ की तरफ। अगर हम लोग इसमें करंट पास करा दें तो करंट पास करने की वजह से कुछ इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, हाँ या ना? करंट की वजह से, हाँ या ना? और वो अगर आप नोटिस करोगे तो उसकी वजह से ये जो निडल है कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाएगी। और अगर मैं इस एंगल को अगर एक सेकंड के लिए थीटा बोल दूं तो जो एक करंट हो जाता है इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में के टैन थीटा हो जाता है, उस एंगल के टैन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। जब इसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो टैन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उससे रिलेट हो जाता है, तो इसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं। इसकी के की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, क्योंकि जो टैन थीटा होगा वो हो जाएगा करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइड बाय द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ जो है टैन थीटा। बिकॉज इधर की तरफ मतलब आप समझिए ना कि अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं ऐसे ऊपर की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से हॉरिजॉन्टली BH है, और फिर ये कुछ ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना थीटा एंगल, ये समझ रहे हैं बात को आप? तो टैन थीटा की बात करें दिस बाय दिस ऐसे कुछ आ जाएगा। एंड देन BI जो है वो म्यू नॉट I बाई IN/2R ऐसे कुछ आ जाएगा, BH है। तो यहां से अगर आप देखोगे I जो है वो tan थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जनरली इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत रेयर सिचुएशन पूछ जाती है, जनरली वो रेशियो से ही काम चल जाता है, बट हम पूछी जाएगी तो बता सकते हैं ऐसे कुछ होगा। तो ये जो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे बस एक ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्थ साउथ में होना चाहिए लाइन, तब आप BH करोगे। अगर आप इसको टिल्ट कर दो कि ये, तो रादर देन ऐसे नीडल ऐसे होने की जगह आप इसको इस तरीके से टिल्ट कर दो कि टिल्ट कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल है तो अपने आप ही नॉर्थ साउथ में लाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, दैट्स ओके, काम चल जाएगा। उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मैग्नेटिज्म इन मैटर। पहला पार्ट बार मैग्नेट, दूसरा पार्ट अर्थ मैग्नेटिज्म, तीसरा पार्ट मैग्नेटिज्म इन मैटर। क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि अगर एक नॉर्मल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखी जाए तो म्यू नॉट NI होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ होती है, तो इतनी बहुत ही कम वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की। बट आप इस मैग्नेटिक फील्ड को मटेरियल चेंज करके 100 गुना या 1000 गुना चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म का मैटर में मैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल है? अगर मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है ये किस बात पे डिपेंड करता है? कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। भाई आपसे मैं, भाई आप कभी भी कोई मटेरियल देखते हैं तो वो मटेरियल, यार देखो मतलब अगर मैं एक आयरन का कॉइन लूं या एक मैग्नेटिक मटेरियल का कॉइन लूं तो इनमें फर्क क्या है इन दोनों कॉइन्स में? कि अन्य मटेरियल का तो फर्क है, बट ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी फर्क क्यों आ रही है? क्योंकि एक का कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है और एक क्या कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। ये फर्क होता है दोनों में। इज दैट ओके? और मैं वुड का लेता हूं तो उसमें और भी ज्यादा फर्क आ जाता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट तो है नहीं और होएगा भी नहीं। आयरन में क्या अभी नहीं है मैग्नेटिक मूवमेंट, बट हो सकता है। बट असेंशियल कहानी, कोई भी चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है, उसकी एसेंशियल कहानी किस बात पे डिपेंड करती है? उसके मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है उसका। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उतना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड है, वो उतना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड है। बहुत बार इसकी वैल्यू में मैंने नोटिस किया कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसको बहुत बार पोल स्ट्रेंथ इनटू डी और वॉल्यूम को भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डी भी कर देते हैं, तो M/A आ जाता है, वेयर दिस M इज पोल स्ट्रेंथ। ये वाला जो M है पोल स्ट्रेंथ है। बड़ा इश्यूज है कि इस पोल स्ट्रेंथ को भी M से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
और मैग्नेटिक मोमेंट को भी एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बट आप कॉमन सेंस से समझोगे तो हो जाएगा फिगर आउट, ठीक है। हाँ, मुझे रिजल्ट याद नहीं रहता, अगर कोई बोलता है तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो हमारे सामने आती है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अब सपोजिटली कोई पर्टिकुलर रीजन है जहां पे ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड कुछ बी नॉट है। इफ यू प्लेस अ मैग्नेटिक मटीरियल जो मैग्नेटाइज हो सकता है इन दिस फील्ड, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग हो जाती है, बी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी होती है, ये हम कहते हैं वो दो नेट मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से होती है। एक ये बी नॉट की वजह से होती है जो ओरिजिनली थी, प्लस एक जो ये मैग्नेटाइज हो जाता है पार्ट उसकी वजह से होती है, प्लस बी एम। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें दो चीजें होती है, एक तो एक्सटर्नल, जैसे मान लीजिए एक सोलोनॉइड है, तो सोलोनॉइड में जो सोलोनॉइड के लूप है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है नहीं, बट अगर ये मटेरियल उसके कोर में कुछ मटेरियल अलग कर दिया तो उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाती है, क्योंकि कुछ मैग्नेटाइज वो कोर, जो मटेरियल का कोर है वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसकी वजह से कुछ फील्ड अलग आती है, तो हम बोल देते हैं बी एम है वो कुछ। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी नॉट प्लस बी एम आ जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है बी एम कितना होगा, भाई मैग्नेटाइज होने के बाद कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। उसके लिए बहुत बार एक एक्स्ट्रा फालतू का एक टर्म निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। वो बेसिकली कुछ नहीं है, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ये बी नॉट बाई म्यू नॉट है। म्यू नॉट क्या था हमारा, वही म्यू नॉट 4.10⁻⁷ वाला जो था। तो जैसे अगर मैं सोलोनॉइड की बात करूं तो म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड है ना, अपॉन म्यू नॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन आई आ जाएगा ना, बस एन आई है ये तो। इसको बोल रहा हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल देते हैं। फिर मैग्नेटाइजेशन कितना होता है, वो बेसिकली वो हो जाता है काई इंटू एच। क्या होता है काई, क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो यहाँ पे काई वाला जो टर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये वो मटेरियल कितना मैग्नेटिकली ससेप्टेबल है, ठीक है। ये काई जो है ये डिटरमाइन करता है कि ये जो सिंबल है एक्स लिखा हुआ है काई जैसा होता है, इसको काई बोल देते हैं, CHI, है ना, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि भाई जब जैसे वुड को डालोगे आप, वुड में अगर ऐसे पास करोगे तो उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तो उसका काई बहुत कम है, या जो भी कहानी देखते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज आप किसमें डालोगे, अगर अगर आप सपोजिटली आयरन को, सॉफ्ट आयरन कोर डालते हो तो उसका काई बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होता है, बहुत सारा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ऐसे कुछ कहानी है, तो ऐसे कुछ हो गया ये। और यहां से हमें ये पता चल जाता है बी एम जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई है वो जाता है म्यू नॉट इंटू एम, विच इज म्यू नॉट इंटू काई इंटू एच। तो हम एक्चुअली वापस जाते हैं यहाँ वाले रिजल्ट पे, तो बी नॉट जो था वो म्यू नॉट इंटू एच था, प्लस बी एम जो था वो म्यू नॉट इंटू काई इंटू एच हो गया। तो यहां से म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई इंटू एच ऐसा आता है। और फिर अगेन अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो टर्म है ये बी नॉट ही है ऑलरेडी, तो बी नॉट इंटू 1 प्लस काई हो जाता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड 1 प्लस काई टाइम्स हो जाती है। और ये जो 1 प्लस काई है इसको हम नाम क्या देते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्योंकि अगर आपको पता है तो आपका फॉर्मूला क्या है, अगर सोलोनॉइड में अंदर फील्ड बताते हो तो ऐसे बताते हो ना, म्यू आर इंटू म्यू नॉट है, नहीं ऐसे कुछ बोलते हो ना। तो बेसिकली क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, म्यू आर की जगह, म्यू आर में एक्चुअली वहां पे क्या मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आया, 1 प्लस काई। तो एक्चुअली में यहां पे जो म्यू आर है वो 1 प्लस काई है। अगेन देखो, सॉरी इसमें ना बहुत सारे टर्म्स ऐसे बार बार रीयूज से हो रहे हैं, अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो आपको एक बार जब हमने पहले पढ़ाया था वैसे करना पड़ेगा, जब आपने जब भी पढ़ा था उसे आपको डिटेल में देखना तो वो करना पड़ेगा, बट आपको एसेंशियल रिजल्ट पता होने चाहिए। मैं क्या बातें करने की कोशिश करी है, मैंने ये बात करने की कोशिश करी है कि एक तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल का क्या मतलब है, कि रैंडम सी बात है, आई इट्स ओके। दूसरी चीज ये हमारे पास है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्लस ये होती है, ये समझ आ गया हमें, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेगा तो ये करना है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की बात करेगा तो वो काई टाइम्स एच हो जाएगा, इज दैट ओके। और यहां से हमें पता चल जाता है कि जितनी भी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई होगी वो बी एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच, एंड देन दैट इज म्यू नॉट काई एच। ऐसे कुछ समझ आता है। तो वापस हम जाते हैं तो बी नॉट को म्यू नॉट एच डालते हैं, बी एम को म्यू नॉट काई एच डालते हैं, ऐसे कुछ हमारे पास आ जाता है, एंड देन वी अंडरस्टैंड दिस। इसमें एच पता नहीं क्यों इंट्रोड्यूस किया, अगर ये एच नहीं इंट्रोड्यूस करते तो मेरी लाइफ बड़ी आसान थी, मैं सीधे बोलता बी नॉट मेरी ओरिजिनल फील्ड है,
जो bm है वो काई टाइम्स बी नॉट है, वो 1 प्लस काई बी नॉट हो जाता। पर मुझे टर्म्स बताने पड़ रहे हैं, कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स कुछ हैं। इज दैट ओके? इनका कोई काम नहीं है मेरी लाइफ में, बट कुछ टर्म्स हैं बस, दैट इज द सिचुएशन। एंड काई और म्यू आर का रिजल्ट मैंने बता दिया। अब टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल। तीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की एसेंशियली बात करते हैं कि तीन टाइप के मटेरियल होते हैं हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एक मटेरियल होता है हमारे पास डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, है ना? एक मटेरियल होता है, कुछ वापस देखना है क्या बता? मैं अरे ये फैक्ट होता है कि जो बीएम है वो म्यू नॉट एम होता है, मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से ऐसे कुछ होता है। मतलब ऐसी कुछ फीलिंग समझो कि जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो डिपेंड प्रोपोर्शनल होता है जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने दी। ठीक है, तो मतलब इसे देखोगे तो ये म्यू नॉट सॉरी काई टाइम्स बी नॉट ही हो गया एसेंशियली। वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो काई है और बी नॉट है बस। इज दैट ओके? वो बी नॉट को म्यू नॉट एच लिखा हुआ है बस, वो एक थोड़ा सा अजीब से टर्म्स चल रहे हैं, बट अदरवाइज दिस इज इट। अब अगर हम रीजन फॉर मैग्नेटाइजेशन ढूंढे, डायमैग्नेटिक मटेरियल में रीजन फॉर मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? लेंज लॉ। और डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका काई नेगेटिव होता है, जिसका काई नेगेटिव होता है। मतलब एक्चुअली नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक डायमैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। और आप कह रहे ये कहां से आ गया, लेंज लॉ कहां से आ गया पिक्चर में? सोच रहे हो? बेसिकली डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं वैसे मटेरियल जिनका खुद का डाइपोल मोमेंट एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, जीरो। ऐसे मटेरियल जिनका डाइपोल मोमेंट खुद का जीरो है, ऐसे मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल। और एक्चुअली में अगर आप इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होते हैं, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, और जो अपोज कर रहे होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं लेंज लॉ से। तो इफेक्टिवली एक उल्टी डायरेक्शन डाइपोल बन जाता है। अगर आपने इधर मैग्नेटिक फील्ड दी तो उल्टी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अपोजिट नेगेटिव हो जाता है। बट ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं होता। तो लेंज लॉ की वजह से होता है यहाँ पे ऐसा कुछ। ऐसे मटेरियल में होता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। अगर मैग्नेटिक ऑफ मोमेंट ऑफ द मटेरियल एटम इज नॉट जीरो, या फिर मॉलिक्यूल बोल दो, जो भी बोलना चाहते हो, अगर मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो नहीं है, तो इन दैट केस जो वो मटेरियल बनेगा वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनेगा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, जब जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो जो डाइपोल मूवमेंट ऐसे और ऐसे रैंडम डायरेक्शन में लाइन थे वो कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ को लाइन होने की कोशिश करेंगे, ऐसे जा रहे होंगे ऐसे जा रहे होंगे, तो इफेक्टिव नेट डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी। तो वो बेसिक सिचुएशन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। और इस केस में काई की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है और छोटी होती है। इज इट फाइन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका जो रीजन होता है उसमें एक डोमेन नाम की बकवास होती है। डोमेन क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ एटम्स होते हैं उस मटेरियल के अंदर, ये कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं ना। वो कलेक्शंस ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी डोमेन्स होती हैं उसके अंदर, और वो अलग अलग डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करके नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अभी जीरो होता है, बट इंडिविजुअल डोमेन का कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हो तो रादर देन इंडिविजुअल एटम्स अलाइनिंग, पूरी डोमेन की डोमेन अलाइन हो जाती है। और जब पूरी डोमेन अलाइन हो जाती है तो दे एग्जिबिट एक्सट्रीम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, काफी ज्यादा हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करते हैं। तो इसके केस में जो काई की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में। अगर मैं इतना लॉजिक दे रहा हूं, वैसे इतना लॉजिक नहीं देना चाहिए, रिवीजन है, शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है, इतना लॉजिक का क्या करोगे, बट फिर भी ठीक है। अगर काई वर्सेस टेम्परेचर की बात की जाए तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है काई? इंडिपेंडेंट, नो चेंज, क्योंकि टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है जो हमने लॉजिक दिया उसमें। बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो काई वर्सेस टेम्परेचर में क्या चेंज आता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? काई की जो वैल्यू होती है वो C/T हो जाती है। काई की जो वैल्यू होती है वो C/T हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम ज्यादा इधर उधर हिलेगा,
तो वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहा था वो कम अलाइन होगा। ये बात समझ आ रही है? एक चीज। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, काई की वैल्यू क्या हो जाती है, सी अपॉन टी माइनस टीसी। सी अपॉन टी माइनस टीसी का मतलब क्या होता है, ये टीसी क्या होता है, क्यूरीज टेम्परेचर। और वहां पे क्या होता है कि अगर टी ग्रेटर देन टीसी हो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। आर वी ओके? टेम्परेचर के साथ काई इस तरीके चेंज करता है, सिंपल सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग एमएच कर्व की बात करें, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन जो रहा था, एच क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे थे। तो हम एमएच कर्व अब बोल दे तो बोलने को तो एकदम से लगा ये क्या हो गया, बट अगर आप लॉजिक देखोगे तो बड़ी सिंपल सी चीज होती है कि मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है। तो अगेन जो मैग्नेटाइजेशन है अगर आप नोटिस करेंगे तो काई टाइम्स एच है। अब काई की वैल्यू पे डिपेंड करती है मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ कैसे आने वाला है। जैसे फॉर अगेन डायमैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, काई की वैल्यू स्मॉल है, नेगेटिव है, तो जितना ज्यादा क्या कहते हैं जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो बिल्कुल वो लीनियर ग्राफ होगा, और काई की वैल्यू नेगेटिव है तो इसे स्लोप नेगेटिव आ गई ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, पॉजिटिव एंड स्मॉल, नहीं पॉजिटिव एंड स्मॉल ही ऐसा कुछ है, स्लोप कुछ इस तरीके से। और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड लार्ज, कुछ इस तरीके से बहुत बार बना देते हैं। एम वर्सेस एच का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन सा नहीं होता, थोड़ा ऐसे वेवी सा बना देते हैं, बट ठीक है उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा हमें। बिहेवियर ऑफ सैंपल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल डालो तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल डालो तो क्या होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल डालो तो क्या होता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल डालने पे क्या होता है, रिपेल, वीक रिपल्शन, वीक रिपल्शन हो जाता है। एक्चुअली में बेसिकली कि आपने अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर इधर की तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इधर की तरफ होगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ रिपल्शन हो जाएगा। या फिर याद भी रख सकते हो आप इस बात को, या फिर लॉजिक से भी डेवलप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, दोनों चीजें काम कर जाती हैं। अगर उसके अलावा हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल केस में क्या होता है, वीक अट्रैक्शन। कि अगर आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। समझ आ रही है बात, लॉजिक भी समझा क्यों होगा। अगर एक भी एक्सटर्नल कुछ इधर की तरफ है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इधर की तरफ डेवलप हो जाता है, उसी के डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। तो एक्चुअली में अगर इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर होगा, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ होता है ना, साउथ टू नॉर्थ ऐसे हो गया, और बी एक्सटर्नल इधर है तो नॉर्थ साउथ ऐसे हो गया, तो अगेन अपोजिट काइंड ऑफ पोल्स हैं तो रिपेल करते हैं। एंड देन इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। ठीक है, जैसा बात कोई बात, देयर इज दिस ग्राफ दैट वी ट्राई टू टॉक अबाउट, हिस्टेरेसिस, एम वर्सेस एच का ग्राफ फॉर अ मटेरियल। अगर हम इसकी बात करते हैं कि कैसे जैसे एच हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से ग्राफ वेरी करता है, तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि अगर ओरिजिनली जो हमारा ग्राफ है वो कुछ एच नहीं है तो एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई की तो उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन नहीं हो मटेरियल के अंदर, बट जैसे जैसे हम लोग ये एच बढ़ाते हैं मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लगता है, तो ग्राफ ऐसे आ जाता है। उसके बाद अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करते हो then you say that even when you bring this as zero, किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, कुछ मैग्नेटाइजेशन उसमें बच जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस है ये रिटेंटिविटी शो करता है। क्या शो करता है, रिटेंटिविटी। दो वर्ड होते हैं ना, रिटेंटिविटी और
कोएर्सिविटी। तो रिटेंटिविटी का क्या मतलब है? हाई रिटेंटिविटी, ज्यादा रिटेन कर रहा है वो। कुछ कुछ ऐसे मेटल को अगर उसके साथ सिक्के को मैग्नेट के साथ छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, तो थोड़े दिन बाद वो सिक्का भी मैग्नेटाइज हो जाता है ना परमानेंटली, तो कुछ रिटेन कर लेता है, ऐसी कुछ फीलिंग है। इज दैट ओके? इवन व्हेन यू रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर सिक्के को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो उल्टी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो डाइपोल्स खत्म हो जाए, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसका एक नाम होता था क्या? कोएर्सिविटी। ऐसा लग रहा है पूरा टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, पढ़ाना चाह नहीं रहा हूं बट मजबूरी में पढ़ाना से पड़ रहा है। फिर कुछ अगेन ऐसे कुछ बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपने एच को ले गए, फिर वापस लेके आए, कुछ रिटेन करेगा, फिर कुछ कोएर्स करना पड़ेगा उसको जीरो करने के लिए, ऐसे कुछ एक ग्राफ बन जाता है। और ये जो एक लूप सा है, इसको इसका नाम क्या दिया जाता है? हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप। और ऐसा कुछ बोला जाता है कि देयर इज अ लॉस इन एनर्जी विच टेक्स प्लेस। किस क्या होता है? अगर एक मैग्नेट को आप बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो एक लॉस इन एनर्जी होता है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस लूप। दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस लूप। तो इससे कुछ हमें पता चलता है बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में कुछ एनर्जी लॉस है, तो ये हिस्टेरिसिस लूप कुछ हमारे सामने आ जाता है। जैसे अगर सॉफ्ट आयरन की बात करोगे तो सॉफ्ट आयरन कैसा होता है? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। और हार्ड आयरन की अगर बात करोगे, आयरन में ही दो तरीके के आयरन हो सकते हैं, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मेटलर्जी में। कट गया इसलिए कोई बात नहीं। तो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिविटी, ये हमारा हार्ट स्टील के इसमें होता है, बिकॉज ऑफ विच दिस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि उसमें बार बार मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होना है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, ताकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। गाइस, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक, तो ये हमारा मैग्नेटिज्म मैटर के शॉर्ट नोट्स खत्म। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।